नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है नहले पर दहला। कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। विशाल अपनी माँ से कहता है, माँ, दिनों दिन आजकल आपके तो खर्च बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं कि पेड़ हिलाओ और पैसे बटोर लो? मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर पैसा आता है, समझिए आप। विशाल बड़े ही तेज में माँ से कहता जा रहा था। तब उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, मेरी ज़रूरत तुम्हें खर्च लगने लगे हैं। हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए। कैसे तेरे पापा ने और मैंने दूसरों के खेत जोतने का काम किया ताकि 2 वक्त की रोटी तुझे खिला सकूं। इतना ही नहीं, तेरे पापा ने दूसरे की अनाज वाली बोरी मंडी तक में बेचने ले जाते थे। तुझे पढ़ाने लिखाने की खातिर हम लोगों ने खेत खरीदे, जिसे तेरी पढ़ाई में पैसों की वजह से रुकावट ना आए। और आज तू मेरे लिए मेरी ज़रूरत को फिजूल के खर्चे कह रहा है। मुझे चश्मे की ज़रूरत है। अगर उसकी डंडी ना टूटी होती तो अभी नया बनवाने के लिए ना कहती। कम से कम उसी की दूसरी डंडी ही लगवा लाओ। उसकी वजह से ना तो चश्मा लग पा रहा है और ना ही सिर दर्द दूर हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब चक्कर खाकर कहीं गिर ना जाऊं। मैं संभल संभल कर चल रही हूँ। अच्छा माँ, ठीक है, शाम को लौटते हुए लेते आऊँगा, विशाल ने बेरुखी से कह दिया। अब उसके ऑफिस में फ़ोन लगाकर प्रभा जी पूछती है, विशाल, तू डॉक्टर से मेरा नंबर लगवा दे या उसका नंबर दे दो ताकि सर दर्द ना हो। मुझे लग रहा है कि दोबारा से टेस्ट करा लूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ बेटा। तब उनका बेटा विशाल बहुत उखड़े स्वर में कहता है, अरे माँ, क्यों ऑफिस में फ़ोन लगाकर परेशान कर रही हो? यह भी नहीं होता कि डायरी में खुद से देख ले, और नहीं तो पिंकी से बोल देती। पर यह भी नहीं होता आपसे। आपको मुझे परेशान करने का बहाना चाहिए, जैसे मुझे परेशान करने में आपको बहुत मज़ा आता हो, और बस कुछ नहीं। बेटा बेटा, सुन तो मेरी बात। वह पूरी बात ही नहीं सुना और वह फ़ोन रख दिया। और उनकी बहू से वह कुछ बोले। उनकी कहाँ इतनी मजाल। घर में विशाल ने सिर पर इतना चढ़ा लिया कि उससे प्रभा जी बात करना ही पसंद नहीं करती थी। वह तो घर के काम बिन बोले कर देती थी। वह विशाल के मन का हमेशा खाना बनाती, साथ ही उसकी ज़रूरत से पहले उसके काम कर देती थी। पर पिंकी को क्या, उसे उनके आने की सहूलियत ना थी। जिम्मेदारी तो प्रभा जी घर की निभा रही थी। मजाल है कि कहीं धूल का नाम और निशान दिख जाए। विशाल और पिंकी उनका कभी कोई एहसान नहीं मानते। जब से शहर आई तो पति की यादों से दुखी नहीं रहना चाहती थी। बस वह बिजी रहकर अपने दुख दर्द को भूलना चाहती थी। बहू भी ऐसी मिली कि कुछ पूछो मत। वह तो एक ही कर सुनने वालों में से थी। खैर, उनका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उन्हें माइग्रेन की शिकायत थी। अगर चश्मा ना लगाए तो सर भारी सा हो जाता है। इससे बहू बेटे को क्या था। घर मकान तो उनके नाम हो चुका था। पति के गुजरने के बाद शहर में माँ को विशाल ले आया और उनके मकान, खेत व पेपर्स पर जब साइन चाहिए तो कहा, माँ, यहाँ गांव में अकेले रहकर क्या करोगी? तू मेरे साथ अपने घर में रहना और बड़ी ठाठ से रहना। शहर वाला घर में। घर वह भी पापा ने ही दिलाया था। वह भी तो आपका ही है। विशाल अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में गांव का घर खेत बेचकर ले आया था। जब पति के गुजरने के बाद बेटे के साथ रह तो रही थी,
पर उनका मन नहीं लगता था। उनसे तो सुकून से मीठे बोलने के लिए भी कोई नहीं था। वह तरसने लगी थी कि कोई उनके पास हंसे बोले, पर ऐसा नहीं हो रहा था। उनसे बहू बराबर का काम कराती, उनके घर के नौकर को देने वाले पैसे भी बच जाते थे। इसलिए पिंकी के प्रभा जी का आना एक सुखद एहसास बन गया था। सास बहुत काम जो कर लेती थी, वह भी बिना थकान के उन्हें काम करना बिल्कुल नहीं अखरता था। पर आज उन्हें उनके मनोहर जी की एक एक बात याद आ रही थी। वो कहते थे, देखो प्रभा, मैं जब तक हूँ तब तक हाथ में रकम रखूंगा, नहीं तो हाथ खाली होते ही कोई इज्जत नहीं रहती, ना ही कोई साथ देता है। आज प्रभा जी को चश्मा ठीक करने के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, पर करे भी तो क्या करे। उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं बचा था। वह बेटे के मोह में खेती मकान बेच दिया और शहर वाला घर भी उसने अपने नाम पर कर लिया। इसी कारण वह बेबस सा महसूस कर रही थी। वह पिंकी किटी पार्टी में तैयार होकर निकल गई। अब तो उनसे जितना काम हो सकता था उन्होंने किया। रात हुई तो बेटा आया तो बेटा से बोली, विशाल, मेरा चश्मा बन गया कि नहीं? मेरा सर बिना चश्मे के बहुत भारी भारी लगता है। तब वह कहने लगा, माँ, मेरे पास एक ही काम नहीं है कि आपका चश्मा बनवाने बैठा रहूं। मेरे पास ऑफिस के अलावा हजारों काम होते हैं। आप खुद क्यों नहीं चली जाती हैं? खुद भी तो बनवा सकती हैं जाकर चश्मा को। तब इतना सुनते ही वह बोली, बेटा, एक तो तूने ना तो चश्मा बनवाया और ना ही मुझे डॉक्टर की पर्ची बताई, नहीं तो मैं ही मेडिकल से सिर दर्द की गोली ले आती। आजकल तो मुझे पैसा भी नहीं देता है। अब बता, मैं अपनी परेशानी तुझसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? आखिर बेटा है तू मेरा, बहू तो पराया खून है, उसे क्या उम्मीद करूँ? उसे वैसे भी तूने सर पर चढ़ा कर रखा है। उससे कुछ बात ना करो वही मेरी बेहतरीन होगी, क्योंकि कुछ भी बोलो तो नमक मिर्च लगाकर झगड़ा करने लगती है। वह ऐसी ही है। खैर बेटा, तू मेरी अभी 2000 रुपये दे दो, जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही खर्च करूँगी। बाकी के जो पैसे बचेंगे मैं तुझे वापस कर दूँगी। फिर वो कहता है, ठीक है माँ, कल ले लेना। अब वह रात में जैसे तैसे तो सो जाती है। अब सुबह बेटे के ऑफिस जाने से पहले पैसा मांगती है। बेटा बुदबुदाते के साथ कहता है, कहाँ से ले आए इस बुढ़िया को? वह सुन लेती है। क्या कहा बेटा? जब वो कहता है, कुछ नहीं माँ, तब खाने की टेबल पर विशाल बैठता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अजी सुनते हो, क्या हुआ? केरल ट्रिप की टिकट का बुक हो गई है ना? तैयारी भी हो गई है मेरी। हम लोग को कब निकलना है? तब प्रभा जी कहती है, अरे विशाल, तूने कभी बताया नहीं कि तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो। पर मैं मेड भी नहीं है। माँ, तुझसे पीछा छूटे इसलिए हम लोग जा रहे हैं। इतना सुनकर प्रभा जी बोली, अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? मैं तेरी माँ हूँ। तब बहू भी कहती है, माँ जी, आप तो हम पर बोझ बन गई हैं। क्या आपकी वजह से घूमना फिरना ही छोड़ दूँ? ऐसी बोरिंग लाइफ कौन जीता है भला? रोज रोज आपके खर्च बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं कभी डॉक्टर का खर्च, कभी कुछ मंदिर में दान देने का खर्च, और कहीं का खर्च हो तो हाथ बढ़ा लो। मम्मी जी, हम लोग आपसे परेशान हो गए हैं। इतनी बात सुनकर वह भी कहाँ शांत रहने वाली थी। प्रभा जी बोली, मेरे खर्चे तुम्हें दिखते हैं क्या? घूमने जाओगे तो पैसा नहीं लगेगा?
वहाँ तुम लोग पैसा पानी की तरह बहा दोगे तो कुछ नहीं, क्या वहाँ खर्चा नहीं होगा? जब उसने कहा, माँ मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं जैसे चाहे वैसे खर्च करूँ, इससे आपको क्या मतलब है? तब उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। प्रभा जी भावुक होकर कहती है, बेटा तूने आज जो बात कही मुझे दिल को छलनी कर गई। जब गांव का घर और खेती बेचनी थी तब तो तेरा दूसरा ही रूप था। मैंने सोचा था तू भी ऐसा रंग बदलेगा, पर उन्हें अपनी माँ की कहाँ परवाह थी। खैर वह दोनों उन्हें अकेला छोड़कर निकल जाते हैं। ना तो उनका चश्मा बनता है और ना ही दवा लाकर विशाल देता है, बस पैसे देकर चला जाता है। तब पड़ोस से सुरेश चाबी देने आता है, क्योंकि उसकी पत्नी मायके से आने वाली होती है, तो यह सोचकर देना चाहता है कि मेरी पत्नी परेशान ना हो। मेन डोर की चाबी एक ही है, इसलिए तभी वह पड़ोस में विशाल के यहाँ चाबी देने आता है। जैसे ही डोर बेल बजता है तभी प्रभा जी दरवाजा खोलती है। इस समय वह कुछ बोल ही नहीं पाती है कि चक्कर खाकर गिरने वाली ही होती है कि सुरेश उन्हें संभालता है। उनके चेहरे पर पानी मारकर सोफे पर बैठाता है और फोन करके वह अपने दोस्त से दवाई मंगवा कर ले लाता है। थोड़ी देर बाद उनसे पूछता है, आंटी जी आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? तब वह दुखी होकर कहती है, मेरा बेटा मेरी एक भी बात नहीं सुनता है। मेरे बेटे ने गांव का घर और खेती भी बेच दी है और यह मकान भी मेरे से अपने नाम करवा लिया है। अब इसमें मेरा हिस्सा नहीं है, तो मैं क्या करूं? तब सुरेश ने कहा, आंटी जी आप चिंता ना कीजिए, मैं पैसे से वकील हूँ। आप चाहे तो अपना घर वापस ले सकती हैं। यह नया कानून बना है कि बेटा यदि बूढ़े माँ बाप की देखभाल ना करे और दुर्व्यवहार करे तो आप मानसिक प्रताड़ना का केस लगा सकती हैं और आप अपना घर अपने नाम पर वापस ले सकती हैं। अब उन्हें सुरेश की बात समझ में आ जाती है। इस तरह वह विशाल के खिलाफ केस लगा देती है और सुरेश उनका चश्मा भी बनवा कर देता है। इस तरह कानूनी प्रक्रिया होने में थोड़ा बहुत समय लगता है। अब विशाल और उसकी पत्नी वापस लौटते हैं तो माँ को कमजोर और दुखी ना पाकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी माँ दुखियारी होकर बिस्तर पर पड़ी होगी बेचारी। पर कुछ समय बाद अब कोर्ट से नोटिस के पेपर आते हैं तो वह बेटे को देती हुई कहती है, विशाल यह कोर्ट से तुम्हारे लिए नोटिस है कि मकान मेरे नाम कर दो, क्योंकि मैं केस तुम पर फाइल किया है। अब तुम मेरा घर खाली कर दो, इस घर को मेरे नाम कर दो, क्योंकि नए नियमानुसार जो बच्चे बूढ़े माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करें, उनका खर्च वहन ना करे, तब माँ बाप अपना घर वापस ले सकते हैं। इतने में वह एकदम चिल्लाते हुए कहता है, माँ यह कैसे हो सकता है? जो घर आपका नाम पर था वह तो मैंने अपना नाम कब का करवा लिया है, नामांकन में तो मेरा नाम है। उसकी बातें सुनकर प्रभा जी कहती हैं, यह नोटिस आया है, उसको पढ़कर जवाब देकर घर खाली कर देना। 1 सप्ताह का समय है, सोच लो कहाँ और कैसे रहोगे। अब आ जाएगा आटे दाल का भाव। तब विशाल ने कहा, माँ यह आप कैसे कर सकती हैं? आखिर मैं आपका बेटा हूँ, खून हूँ आपका। कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है अपने बेटे के साथ? तब उन्होंने कहा, तुम अपनी करनी भूल गए? जैसी करनी वैसी भरनी होती है। तुमने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया।
मुझे एक एक पैसे का मोहताज बना दिया। इतने में वो कहने लगा, माँ आपका अकेले काम कैसे चलेगा, हम भी देख लेंगे। माँ देखना, एक दिन आपको भी मेरी ही जरूरत पड़ेगी। उसकी माँ प्रभा जी कहती है, ऐसी औलाद से बे औलाद होना ही अच्छा है। अगर मैं तेरे पापा की बात मानी होती तो यह दिन ना देखना पड़ता। उनका मानना था कि जब तक हाथ में पैसा है तब तक दुनिया में तुम्हारी पूछ है, और पैसा खत्म हो जाता है तो तुम्हारी पूछ भी खत्म हो जाती है। मैं ही उनकी बात को ना समझ पाई और तेरी मीठी मीठी बातों में आ गई। यही तेरी ना सुनती तो कितना अच्छा होता। मुझे तेरे आगे मिन्नतें तो ना करनी पड़ती। इसलिए अब मैं समझ गई हूँ कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना होता है। अब मैं तेरी बातों से नहीं आने वाली हूँ, समझे विशाल। बहुत हुआ रोना धोना, बस घर खाली करो वरना मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। फिर लगाते रहना कोर्ट के चक्कर। अब प्रभा जी के अंदर आत्मविश्वास आ गया था। जो बेटे के सामने गिड़गिड़ाती थी वही अब उनका बेटा आज गिड़गिड़ा रहा है। माँ ऐसा मत करो, अब मैं आपका पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। पर उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला था। बेटे बहू को निकाल दिया। इस तरह उन्हें अपना घर वापस मिल गया और बेटे को घर खाली करके जाना पड़ा। इस बार प्रभा जी धोखा खाकर मुंह के बल गिरना नहीं चाहती थी। अब वह सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपने मकान मालकिन की तरह रहने लगी है। आधा मकान किराए से देने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियां नहीं हुई और प्रभा जी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।